एपिसोड 8 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जेरिड और बैन स्कैल को घर से बाहर निकालने के लिए रेडी करते हैं, लेकिन मिशेल इसके खिलाफ होती है और वो कहती है अगर पुलिस को पूछताछ के दौरान जरा भी शक हुआ तो हम फंस सकते हैं। इससे पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। बैन कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, स्कैल को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। इस बीच जिग भी स्कैल से कहता है तुम्हें अपने डैड को इस बीमारी के बारे में बता देना चाहिए। स्कैल कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और वैसे भी ये सही टाइम नहीं है। और इसी भागा दौड़ी में पुलिस घर के अंदर आ जाती है और स्कैल को अरेस्ट कर लेती है। बैन उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन पुलिस उसे पीछे करती है। बैन उसे चिल्लाकर कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा। ये सब होने के बाद मिशेल, जिक और जेरिड आपस में डिस्कस करते हैं। मिशेल कहती है ये लोग अब नॉर्मल लोगों को भी अपना टारगेट बनाएंगे। जो भी एंजेलिना को सपोर्ट कर रहा था उन सभी पे अब ये लोग नज़र रखेंगे। जिक कहता है जब उन्हें ये पता चलेगा कि स्कैल एंजेलिना को जानता है तो हमारे घर की सिक्योरिटी भी हट सकती है। मिशेल कहती है सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि उसका अगला टारगेट कौन है। जेरिड भी कहता है जब तक मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिलता मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं और मेरी नज़र हमेशा 129 के घर पर होगी। और इसी बीच में मिशेल को एक मैसेज आता है एड्रिन का पता लग चुका है। हाल ही में उसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है और लोकेशन है मेट्रो मोटर सनी साइट। ये सब सुनकर जेरिड कहता है इसका मतलब एड्रिन और एंजेलिना ये दोनों जन मिले हुए हैं। जिक कहता है अगर ऐसा है तो नोएल का अगला टारगेट एड्रिन हो सकता है। और ये सब सुनकर मिशेल कहती है तो ठीक है मैं होटल जाऊंगी और हमेशा की तरह जिक भी उसके साथ जाता है। दूसरी तरफ बैन पुलिस स्टेशन में आ जाता है और ऑफिसर रॉस से बात करता है इस लड़के ने कुछ नहीं किया है। तभी वहाँ पर एक नया ऑफिसर आ जाता है। हाल ही में पुलिस स्टेशन में उसकी पोस्टिंग हुई होती है। बैन उसके पास जाता है और उसे एक सवाल पूछता है आप किसी लड़के को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, जबकि उस लड़की को ये जानता भी नहीं था। वो ऑफिसर उसे कहता है आखिरी वक्त वीडियो फुटेज में इस लड़के को उस लड़की के साथ देखा गया था, तो देखा जाए तो पूरा शक इस पर जाता है, हो सकता है कि इसने ही खून किया हो। ऑफिसर उसे आगे कहता है देखो स्टोन, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बस उसका ब्लड सैंपल और फिंगरप्रिंट लेंगे और कुछ सवाल करेंगे। अगर हमें कुछ शक नहीं हुआ तो हम उसे छोड़ भी देंगे। इधर ईगन बेसिन का नल चालू करता है और अचानक नल में से पानी आने के बजाय उसमें से काला धुआं बाहर निकलने लगता है और देखते ही देखते वो धुआं पूरा बाथरूम में फैल जाता है। और ये एक कॉलिंग होती है जो ईगन को आई होती है। जैसे ही वो पर्दा हटाता है तो उसे एक रास्ता दिखाई देता है जो ठीक बिल्डिंग के अंदर से कहीं तो जाता है और अंदर से एक आवाज़ आती है हेल्प मी हेल्प मी। ईगन उस आवाज़ को सुनकर तुरंत पहचान जाता है। वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि एड्रिन की होती है। मिशेल और जिक होटल के रूम के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता, इसीलिए वो लोग रूम को अच्छी तरह से तलाशी करना शुरू कर देते हैं। इतने में वहाँ पर जिक को एड्रिन का वॉलेट मिल जाता है। मिशेल कहती है नोएल ने अभी तक जितना भी मर्डर किया है सारा चाकू मार कर मर्डर किया है, तो एड्रिन को क्लोरोफॉर्म सूंघा कर उसे बेहोश क्यों किया। जिक कहता है हो सकता है कि एड्रिन के पास कुछ ऐसा होगा जो उसे चाहिए होगा, इसीलिए अभी तक उसे मारा नहीं। इतने में वहाँ पर ईगन आ जाता है। मिशेल उसे बंदूक की नोक पर एक सवाल पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ईगन कहता है मैं इसी बिल्डिंग के निचले फ्लोर पर रहता हूँ, मैं बस एड्रिन से मिलने यहाँ पर आया हूँ। मिशेल कहती है हमने पता लगा लिया है, एंजेलिना की मॉम ने ही एड्रिन को किडनैप किया है और अभी तक जितना भी मर्डर हुआ है वो सब उसी ने किया है। ईगन उसे सवाल पूछता है तुम्हें लगता है 828 के पैसेंजर के मौत के पीछे एंजेलिना की मॉम का हाथ है। मिशेल कहती है हमें ये लगता है एंजेलिना को जिन जिन लोगों ने हेल्प की है उस सभी को वो मौत के घाट उतार रही है। ईगन कहता है तो ऐसे में एंजेलिना की थोड़ी बहुत हेल्प मैंने भी की थी और मेरा नाम वो तो जानती होगी। मिशेल उसे कहती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घर के दरवाजे बंद कर कर आराम से सो जाओ। लेकिन ईगन उसके साथ रहना चाहता है ताकि वो सेफ रह सके, लेकिन मिशेल इसके लिए मना करती है। ईगन उसे कहता है थोड़ी देर पहले मुझे एक कॉलिंग आई थी और कॉलिंग में मैंने एड्रिन की आवाज़ भी सुनी, वो कह रहा था मुझे बचाओ, इसीलिए मैं उसकी हेल्प करने यहाँ पर आया, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद मिशेल जिक के पास देखती है। जिक उसे कहता है ये सच बोल रहा है। तब जाकर मिशेल मान जाती है और उसे अपने साथ ले लेती है। दूसरी तरफ मिकामी छुपके से गैब्रियल के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट को पुलिस डेटाबेस में से डिलीट करती है ताकि किसी को ये पता ना चले कि ये लड़का गैब्रियल नहीं बल्कि स्कैल है। थोड़ी देर में वहाँ पर जेरिड आ जाता है। मिकामी उसे नोएल के बारे में सारी जानकारी दे देती है। उसके बाद जेरिड उस कैप्टन से जाकर मिलता है
और उसे कन्विंस करता है और उसे कहता है कि आपने जिस लड़के को अरेस्ट किया है वो निर्दोष है। आपको नोएल के बारे में जानकारी निकालनी चाहिए, उसकी भी एक बैड हिस्ट्री है। लेकिन कैप्टन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, साथ ही उसे एक सलाह भी देता है, आप 828 के मामले में से जरा दूर रहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर नोएल अपनी बेटी एंजेलिना को लेकर आती है और उसे कहती है सबसे सुरक्षित जगह पर तुम्हें रहने की ज़रूरत है। तब एड्रिन को वहाँ पर बांध कर रखा होता है, यह एंजेलिना को दिख जाता है और वो अपनी मॉम से पूछती है आपने इसे बांध कर क्यों रखा है। तब उसकी मॉम उसे कहती है इसी आदमी ने तुम्हें भटकाया है और ये तुम्हें पता चलना चाहिए, ईश्वर के रास्ते में जो भी भटकता है उसे क्या सज़ा मिलती है। एंजेलिना काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम ने पहले से दरवाज़ा बंद कर रखा होता है। एंजेलिना उसे कहती है आपने मुझे बचाया नहीं बल्कि किडनैप किया है। ये सुनने के बाद उसकी मॉम उसे बेहोश कर देती है। बैन अभी भी पुलिस स्टेशन में मौजूद होता है। तभी वहाँ पर मिकामी आकर उसे कहती है अभी भी उसके साथ पूछताछ चल रही है, मैंने डेटाबेस में से फिंगरप्रिंट के डिटेल तो मिटा दी है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा क्योंकि कुछ ही पल में डॉक्टर यहाँ पर आकर उसका डीएनए सैंपल लेंगे, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। बैन उसे रिक्वेस्ट करता है फिंगरप्रिंट की तरह डीएनए रिपोर्ट को भी डिलीट कर दे, लेकिन मिकामी उसे कहती है ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि रिपोर्ट सीधा लैब में से आती है और उसे आसानी से डिलीट नहीं कर सकते। आखिर में वो उसे एक सलाह देती है जल्द से जल्द उसे यहाँ से बाहर निकालो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ये खबर लैब में वैंस सानवी को देता है 828 का पैसेंजर का कातिल मिल चुका है, मिशेल ने उसे ढूंढ निकाला है। ये सुनने के बाद सानवी वैंस से कहती है क्या हम मिशेल की हेल्प नहीं कर सकते। वैंस कहता है ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें इस काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और वैसे भी बाहर तुम्हारे से कोई तो मिलने आया है। इतना बोलते ही वो इंसान अंदर आ जाता है। सानवी उसे देखकर चेयर पर से उठ खड़ी होती है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर गुप्ता होती है। सानवी उसे देख के अपने चेहरे के ऊपर एक छोटी सी स्माइल लाती है और वो उससे कहती है मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे बुलाने पर यहाँ पर आओगे। मेरा मकसद आपको बुलाने का सिर्फ इतना ही था, जब मैं एक्सपेरिमेंट किए हुए लोगों की रिपोर्ट पढ़ रही थी तो कई किसी कोने में एक साइन थी और वो साइन आपकी थी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उस दौरान क्या हुआ था। डॉक्टर गुप्ता सानवी से कहती है मुझे काफ़ी बुरा लगता है ये कहते हुए उन पैसेंजर को खूब सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी उन एक्सपेरिमेंट के दौरान। अफसोस वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। सानवी कहती है शायद नहीं। वो आगे कहती है मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग फंस चुके हैं, वो चिल्ला तो सकते हैं लेकिन उनकी आवाज़ चेहरे के ऊपर दिखाई नहीं देती। मुझे बस उम्मीद है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, आपको बस इतना ही करना है, मेजर के रूल को फॉलो करना है, लेकिन ध्यान से। डॉक्टर गुप्ता उसे कहती है ये पैसेंजर अब ठीक नहीं हो सकते, क्या तुम चाहती हो कि इस एक्सपेरिमेंट को मैं दोबारा करूं? सानवी कहती है मैं बस जानना चाहती हूँ कि उसने ये सब कैसे किया, मैं बस उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती जो उसने की। तब डॉक्टर गुप्ता उसे एक पेन ड्राइव देती है और वो उसे कहती है इस पेन ड्राइव में सारी डिटेल मौजूद है, जब यूरिका बंद हुआ था तब मैंने इसमें सब कुछ डिटेल डाउनलोड कर लिया था। थोड़ी देर बाद एंजेलिना को होश आ जाता है और वो देखती है कि उसे भी एड्रिन के साथ बांध दिया गया है। एंजेलिना उसे कहती है ये सब काम मेरी मॉम कर रही है, उसने ही सारे पैसेंजर को मार दिया है। एड्रिन उसे पूछता है पर क्यों? एंजेलिना उसे कहती है कि मैंने उसे बता दिया कि मेरी हेल्प कौन कौन कर रहा था और वो उन पैसेंजर को मारती है जो मेरी हेल्प करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। एड्रिन उसे पूछता है उसने मुझे पहले ही क्यों नहीं मार डाला। एंजेलिना उसे कहती है वो चाहती है कि तुम्हें मरता हुआ मैं देखूं, और ये सुनकर एड्रिन भड़क जाता है और वो उसे कहता है वो यहाँ पर आए इससे पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तुम सोचो। जेरिड और मिशेल नोएल की तलाश में एक पुराने ऑफिस के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पे उन्हें पता चलता है उसने ये ऑफिस कब का बेच दिया है और इसी कारण से वो आदमी उसे कुछ नहीं बताता। तब जेरिड अपनी असली सच्चाई उसे बताता है, साथ ही वो ये भी कहता है कि पुलिस के काम के बीच में दखलंदाजी करने का उसे क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है। और ये सोचने के बाद वो आदमी समझ जाता है और वो उन दोनों को तुरंत अंदर ले लेता है। अंदर कई सारा सामान बॉक्स के रूप में पैक होता है। वहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट के फाइल्स मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर गुप्ता और सानवी पेनड्राइव के अंदर के डिटेल चेक करते हैं, तब उन्हें मार्को के ब्रेन स्कैन मिल जाते हैं। डॉक्टर गुप्ता उसे कहती है ये हमने उस वक्त ब्रेन स्कैन किया था जब उसे पहली बार कॉलिंग आई थी। मैं बात कर रही हूँ उस वक्त की जब हमने उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू भी नहीं किया था। जैसे ही वो रिपोर्ट को आगे देखती है सानवी को कुछ डाउट आने लगता है और वो उसे पूछ लेती है यानी कि आपको पत्थर के बारे में पहले से ही पता था। डॉक्टर गुप्ता कहती है हाँ, पर मैं उस वक्त मेजर की कठपुतली थी,
वो जैसा हमें बताती हम बस वैसा ही फॉलो करते और उसी की बात को ही आगे बढ़ाते। ये सब सुनने के बाद सानवी उसे कहती है इसका मतलब कॉलिंग को लाने के लिए उसने नीलम पत्थर का यूज़ किया। सानवी उसे आगे पूछ लेती है ये नीलम पत्थर किस प्रकार का होता है। डॉक्टर गुप्ता उसे कहती है मेजर ने हमें समझाने के बजाय ऑर्डर देना ज़्यादा पसंद करती थी, इसके लिए उसने पत्थर का कई बार यूज़ किया और उसे रिजल्ट भी मिला। उसके बाद वो परेशान रहने लगी, उसे इस सब का मतलब जानना था, इसीलिए वो बार बार कॉलिंग को लाने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट की कैपेसिटी को भी बढ़ा दी थी। सानवी कहती है इसका मतलब उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया था, बस अपना फ़ायदा निकालने के लिए। डॉक्टर गुप्ता कहती है उन लोगों को जितना ज़्यादा दर्द मिलेगा कॉलिंग उतनी साफ उन्हें दिखाई देती है। सानवी कहती है क्या हो अगर उन लोगों के ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट किया तो कॉलिंग को दोबारा एक्टिव कर हम ये सब कुछ पा सकते हैं और वो भी विदाउट पेन, तो कैसा रहेगा। मेजर ने जो किया था वो सब मैं नहीं मानती, उसने बस पैसेंजर को एक चूहे के बराबर माना था जो लैब के अंदर टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ईगन के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद मिशेल ने उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे दी थी। इतने में ऑलिव को सानवी का कॉल आ जाता है। सानवी उसे कहती है हमारा शक सही निकला, उसने पत्थर का यूज़ किया था। मुझे नहीं पता कि उसने यूज़ एक किस प्रकार किया, लेकिन उसने हमारे लिए कई सारे रास्ते खोल दिए हैं। वो बस पत्थर हमें मिलना चाहिए था, अगर वो मिल जाए तो हम कितने सारी कॉलिंग को जनरेट कर सकते हैं और लाइफ बोर्ड को बचा सकते हैं। ऑलिव कहती है काश ऐसा हो पाता, लेकिन यहाँ पर ईगन का मानना कुछ और है। कॉलिंग हमारे बुलाने से नहीं आती, उसे जब आना होता है वो तभी आती है। एड्रिन खतरे में है ये पता उसे तब चला जब कॉलिंग आई थी, ना कि उसके सोचने के ऊपर कॉलिंग आई थी। ये सब सुनकर सानवी उसे कहती है हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसे हाल ही में कॉलिंग आई थी, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ उसे दोबारा कॉलिंग में भेजने की। अली उसे पूछ लेती है आप ईगन को अपने पास बुलाना चाहते हैं। सानवी उसे कहती है अगर कॉलिंग मेमोरी का ही एक हिस्सा है तो हम इसे फिर से पैदा कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक एड्रिन की जान बच जाएगी और दूसरी ईगन की कॉलिंग पूरी हो जाएगी। ऑलिव अपना फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद ईगन उसे पूछ लेता है तुमने अभी अभी सानवी से एक डील की है और वो चूहा सानवी के लैब का मैं बनने वाला हूँ। ऑलिव उसे कहती है तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि कॉलिंग को सॉल्व करने के लिए वो तुम्हारी हेल्प करने वाली है। लीक उसे कहता है 828 के पैसेंजर की मौत हो रही है और इस वक्त तुम्हारी हेल्प की काफ़ी ज़रूरत है। तब ईगन को एक पुरानी बात याद आती है, जब वो जेल में था तो अपना दुखड़ा वो किसी सामने वालों को कहता है। वो कहता है जब मुझे पहली बार कॉलिंग आई थी तब मुझे पता नहीं था कि ये कॉलिंग है और कॉलिंग को किस तरह से फॉलो किया जाता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कॉलिंग में मैंने किसे देखा था और उसकी हेल्प मुझे करनी भी चाहिए कि नहीं। मैंने सोचा कि उसकी हेल्प कर ही देते हैं। उसके बाद मैंने उसकी हेल्प की, बस हो गया। सामने वाला उसे कहता है सारे कॉलिंग हमसे यही उम्मीद करते हैं कि हम किसी की हेल्प करें, वो भी बिना जाने समझे, बस काम पूरा हो जाना चाहिए। फिर हमें यह भी पता चलता है कि बैन की तरह ही ईगन ने भी जेल के अंदर एक रिसर्च बोर्ड बनाया होता है और जिसे अपना वो दुखड़ा सुना रहा था वो भी खुद 828 का पैसेंजर होता है। और ये आदमी वही होता है जो अपने ही भाई का लॉकर खोलने के लिए एक बैंक को अपने कंट्रोल में लेता है और मिशेल ने उसे अरेस्ट कर लिया था। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको सीज़न 1, 2 और 3 देखना होगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी तरफ स्कैल की अभी भी पूछताछ चल रही होती है। बैन बाहर उसका वेट करता है। इतने में उसे एक म्यूज़िक सुनाई देती है और ये म्यूज़िक उसे ओवन से आती है। आज से पहले ये म्यूज़िक को उसने सुना भी था और उस आदमी से मिला भी था और वो भी एक पैसेंजर होता है। बैन तुरंत उसके घर आ जाता है और वो अभी भी एक म्यूज़िक प्ले ही कर रहा होता है। उसका नाम रेड होता है। बैन उसे कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। बैन उसे आगे कहता है मैंने जो म्यूज़िक सुनी क्या तुमने भी वो सुनी? रेड हाँ में जवाब देता है। बैन कहता है ये म्यूज़िक हमें दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही है। पिछली बार मेरी कॉलिंग की वजह से आपके बेटे की जान बची थी, इस बार आपकी हेल्प चाहिए। मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया है किसी मर्डर के इल्ज़ाम में। रेड उसे पूछता है स्कैल तो भाग गया था। बैन कहता है नहीं, वो वापस आ चुका है, अब वो बड़ा भी हो चुका है और ये सब कुछ कैसे हुआ है ये ज़रा समझाना काफ़ी मुश्किल है। बैन उसे आगे कहता है कि स्कैल यहाँ पर अलग आइडेंटिटी से रहता है और मुझे इसी बात का डर है कि अगर उसका DNA टेस्ट किया तो सब कुछ पता चल जाएगा, इससे पहले उसे बाहर निकालना है। रेड उसे कहता है जब से पैसेंजर मुसीबत में पड़े हैं तब से मैं उन लोगों की मदद करता हूँ और ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। बैन उसे कहता है इसी वजह से कॉलिंग ने मुझे आपके पास यहाँ पर लाया है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए उसे बाहर निकालने के लिए। रेड उसे कहता है ये इतना आसान भी नहीं है,
बैन उसे समझाता है, हम दोनों ने एक ही धुन सुनी थी, इसका मतलब तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। रेड कहता है, मैंने जो धुन सुनी थी वो अलग थी और तुमने जो धुन सुनी है वो अलग है। कई साल पहले जब मैं म्यूज़िक के अंदर पूरा टाइम देता था तब मैंने बेटे के लिए एक धुन बनाई थी, हो सकता है कि इसका तुम्हें कुछ फ़ायदा मिले। रेड उसे वो म्यूज़िक सुनाकर दिखाता है। उसके बाद वो म्यूज़िक प्ले करता है जो बैन ने सुना था। तब वो दोनों के बीच का अंतर उसे समझाता है। बैन उसे एक सवाल पूछता है, ये दोनों म्यूज़िक एक साथ प्ले क्यों नहीं हो सकते? रेड उसे समझाता है, क्योंकि इन दोनों म्यूज़िक के बीच का एक हिस्सा गायब है और मैंने वो तुम्हारे लिए लिखा था, बस हमें उसकी ही ज़रूरत है। घर पर अलियू झीक से कहती है, सानवी ने मुझे कुछ फ़ोटो भेजे हैं और उसका कहना यह है इस फोटो के अंदर नीलमणि का सब कुछ राज छुपा है। अगर तुम पुरानी बातों पे विश्वास करते हो तो तुम्हें ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस खदान का पता हमें लग चुका है और विशेषज्ञों का मानना यह है कि नीलमणि इसी खदान में बना था। जीक उसे सवाल पूछता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है मेजर इसका किसके लिए यूज़ करने वाली थी? ऑलिव कहती है, नीलमणि अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा पावर का सोर्स है, हो सकता है कि इसका यूज़ कर कर वो अनलिमिटेड कॉलिंग को क्रिएट कर सकती है। जीकू से फिर से एक सवाल पूछता है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो मनी अभी भी वहाँ पर मौजूद हो सकता है? ऑलिव कहती है, पता नहीं, लेकिन अगर है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। सानवी के कहने पर ईगन को लैब में लाया जाता है। वहाँ पर वेंस ईगन को देखकर इतना ही कहता है, जब सानवी मेरे पास कन्विंस कर रही थी कि ईगन को यहाँ पर लाया जाए तो मैं एक ही शर्त के ऊपर उसकी बात मानी। इस काम में खूब सारा दर्द होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि यह दर्द तुम्हें हो। लेकिन ईगन भी उसके सवाल के जवाब में उसे कहता है, आपने मुझे यहाँ पर इसीलिए नहीं आने दिया कि मुझे दर्द हो, बल्कि आपको मेरी ज़रूरत है क्योंकि पैसेंजर की जान खतरे में है और मैं ही एक ऐसा लौता हूँ जो आपकी इस काम में हेल्प कर सकता हूँ। दोनों के बीच में थोड़ी बहुत तू मैं होती है। उसके बाद डॉक्टर गुप्ता उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। रेड और बैन अभी भी उस खोए हुए म्यूजिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब बैन को एक ख्याल आता है और वो उसे कहता है कि तुम इस म्यूजिक को कम स्पीड पर बजाओ। बैन जब उस म्यूजिक को सुनता है तब वो उसे कहता है, मैंने जब भी ये म्यूजिक सुना तो इसके आखिरी के 10 नोट बज जाते हैं और 10 एक नंबर है। रेड इसी गाने के नोट के ई माइनर को देखता है और उसे पेंसिल से नोट करता है। उसके बाद ये पियानो अपने आप बजने लगता है और इस तरह से उन्हें खोया हुआ म्यूजिक मिल जाता है। रेड ने जिन जिन जगहों पर पेंसिल से नोट डाउन किया होता है वो सारे नंबर हाईलाइट होने लगते हैं। बैन कहता है यही वो 10 नंबर है जिसकी शुरुआत 212 से होती है और तब बैन को याद आता है ये नंबर न्यूयॉर्क नंबर है और ये न्यूयॉर्क से जुड़ा हुआ है। सानवी ईगन को समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें किस तरह अपने अंदर शांति लानी है और मॉनिटर के ऊपर उसका ब्रेन रिकॉर्ड आने लगता है। सानवी उसे कहती है, याद करो उस टाइम को जो कॉलिंग में तुमने देखा था और उसका पिक्चर अपने दिमाग में बनाओ। धीरे धीरे यहाँ पर सानवी इलेक्ट्रिक पावर बढ़ाती है और ईगन की हालत खराब होने लगती है। अभी तक 35% ही इलेक्ट्रिसिटी उसके बॉडी में ट्रैवल करती है, इतने में उसकी हालत खराब होने लगती है। ये देखकर सानवी पावर को कम करने लगती है। तब डॉक्टर गुप्ता ऐसा करने से उसे मना कर देती है और वह उसे कहती है, आपने भी वही गलती की जो मेजर कर रही थी, वो भी 35% आने के बाद पावर कम कर देती थी। हमें इससे और ज़्यादा पावर उसके बॉडी में डालनी होगी, तभी जाकर ये काम करेगा। सानवी कहती है, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जिससे सामने वाले की हालत मरने जैसी हो जाए। सारे नंबर मिलाकर वो एक कॉल लगाता है जो सीधे डॉक्टर एलेक्स के कैबिन में जा लगता है। बैन कांपती हुई आवाज़ में उसे एक सवाल पूछता है, मैं बेनस्टोन बात कर रहा हूँ, क्या गैब्रियल आपका पेशेंट है? कृपा कर मुझे बताइए, मुझे लगता है कि वो आपके पास आया था और वो फिर से बीमार हो चुका है। डॉक्टर एलेक्स शुरुआत में तो उसे कुछ नहीं कहती। तब रेड उसे कहता है, अगर वो सच में बीमार है तो उसकी रिपोर्ट दिखाकर हम उसे छुड़ा सकते हैं। हम वहाँ पर अपील करेंगे, वो बीमार है और उसे देखभाल की ज़रूरत है। डॉक्टर एलेक्स भी मान जाती है और वो कहती है कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। मिशेल और जेरिड अभी भी सबूत के तलाश में होते हैं। इतने में वहाँ पर जेरिड को कुछ ऐसा मिल जाता है जिसे देखकर उसे गड़बड़ दिखाई देती है। जेरिड कहता है, ये बॉक्स यहाँ पर तो है लेकिन इसकी डिटेल इस पेपर में मौजूद नहीं है। और यही बात वो उस आदमी से कहता है तो वो आदमी भी हैरान हो जाता है। वो आदमी कहता है, आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वो जगह शहर से दूर है, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो जगह बंद करनी पड़ी थी। मिशेल उसका कारण पूछती है। तब वो आदमी कहता है, वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े पानी के पाइपलाइंस थे और कुछ केमिकल के भी, लेकिन
कुछ रिएक्शन की वजह से वो जगह को बंद करनी पड़ी थी। मिशेल तुरंत समझ जाती है ये बिल्कुल ईगन के कॉलिंग के बराबर है। तब वो तुरंत वैंस को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि तुम इस जगह पे पहुंच जाओ। घर पर ऑलिव टीजे को मैसेज करती है और उसे कहती है कि तुम नील पत्थर के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो उतनी तुम इकट्ठा कर लो। दूसरी तरफ एडिन अपने घड़ी के पट्टे से एंजेलिना के हाथ पर बंधी टेप को काटता है। उसके बाद एंजेलिना की बारी आ जाती है तो वो उसके हाथ से घड़ी तो ले लेती है, लेकिन वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते वक्त वो उसे कहती है मेरी मॉम ने तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो भी करती है तुम उसके लायक हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। एंजेलिना जाने के बाद एड्रिन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर काफ़ी चिल्लाकर भड़क जाता है। सानवी ऑलिव को कॉल लगाती है और उसे पूछती है मैंने जो तुम्हें फ़ोटो भेजे थे उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला? ऑलिव कहती है मैं अभी भी उसके ऊपर काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता तो चल चुका है। उस जगह पर 7 तरह के पावरफुल स्टोन थे जिसका यूज़ अलग अलग काम के लिए किया जाता था, ऐसे वहाँ के रिसर्चरों का मानना है, जो कि समय के साथ अब सारे पत्थर दफन हो चुके हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसका मैंने आखिरी पॉइंट निकाल लिया है। आगरीडागी नाम की एक जगह है। सानवी कहती है आगरीडागी ये वो जगह है जिसका नाम अब बदल कर माउंट अरोरा कर दिया है और उस जगह पर हमने प्लेन का एक हिस्सा डुबा दिया था। सानवी अपने आप से कहती है मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मैंने प्लेन का हिस्सा उस पानी में डुबा दिया, जबकि उसका कनेक्शन उस पत्थर से था। डॉक्टर गुप्ता कहती है हालात के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। उस वक्त हालात कुछ और थे जिस वजह से हमें वो काम करना पड़ा था, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर ईगन आ जाता है और वो कहता है तुम्हें ऐसे ही हार नहीं माननी चाहिए। सानवी कहती है मैंने एक पत्थर को जिसे नीलमणि कहते हैं उसे मैंने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तब ईगन की नज़र उस पेपर पर पड़ जाती है जो थोड़ी देर पहले सानवी के हाथ में था और उस पर एक डिज़ाइन बनी दिखाई देती है। ईगन को कुछ याद आ जाता है। ऐसे ही वो एक जगह पे गया था और वहाँ पे बड़े बड़े खंभों पर वो डिज़ाइन उसने देखी थी। तब वो सानवी से कहता है कभी कभी जीवन में असफलता ही आपको उस जगह पे पहुँचाती है जहाँ पर आपको होना चाहिए। दूसरी तरफ स्कैल का ब्लड लेने की प्रोसेस चलती है और ठीक बाहर रेड, बैन और डॉक्टर एलेक्स कैप्टन को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि गैब्रियल को कैंसर है, आप ऐसे ही यहाँ पर उसे नहीं रह सकते, जबकि आपके पास कुछ खास तरह के इक्विपमेंट जो कि उसके इलाज के लिए लगते हैं वो मौजूद ना हो। रेड भी कहता है आपको उसे छोड़ना ही होगा, उसे इलाज की काफ़ी ज़रूरत है। बैन भी कहता है कैप्टन आप क्या सोच रहे हो, डॉक्टर खुद आपसे ये कह रही है उसे छोड़ना चाहिए। जब रूम में उसका ब्लड लेने की प्रोसेस चलती है तब वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है और उसे उसी वक्त रोक लगाता है। मिशेल, जेरिट और वैन उस जगह पे पहुँच जाते हैं जो शहर से दूर है। वहाँ पर नोएल पानी से भरा एक बकेट एड्रिन के पास लेकर आती है और उसे कहती है एंजेलिना को यहाँ से भागना नहीं चाहिए था, मैं जो करने वाली हूँ मैं चाहती थी कि वो अपने खुद आंखों से देखे। ये देखकर एड्रिन काफ़ी डर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नोएल उसके किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। वहाँ पर मिशेल को वो काले धब्बे दिखाई देते हैं जो कि केमिकल के रिएक्शन से बने थे और ठीक ईगन को भी इसी तरह की कॉलिंग आई थी। इतने में वहाँ पर एड्रिन की उसे आवाज़ सुनाई देती है। जैसे जैसे नोएल को ये पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई आया है, वो अपने काम में तेज़ी लाती है और वो उसे पानी में डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर मिशेल और वो दोनों उसे रोकते हैं। आखिरी वक्त वो उसे चाकू से मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन जेरिट उसे पकड़ लेता है। सही टाइम पर एड्रिन के पेट से पानी निकालकर उसकी जान बचाते हैं। मिशेल तुरंत मिकामी को कॉल लगाती है और उसे ये सब कुछ बताती है कि हमने नोएल को पकड़ लिया है। मिकामी उसे कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें जानकर दुख होगा इस सब मर्डर के पीछे नोएल अकेली जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कोई और भी है, क्योंकि हाल ही में एक नोएल की तस्वीर मिली है जो टोल बुक से ली थी और गाड़ी चलाने वाला कोई और भी है जो जिम ब्रिज पर वॉलेट की हत्या करने में उस वक्त मौजूद था। हो सकता है कि नोएल उस हत्यारे के लिए काम करती होगी, लेकिन वॉलेट का कातिल ये नहीं है। और यह सब सुनकर मिशेल और परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ स्कैल को छोड़ दिया जाता है। जब बैन को ये पता चलता है कि स्कैल का कैंसर वापस आ गया, वो काफ़ी दुखी हो जाता है। बैन उसे पूछता है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? स्कैल कहता है आप पहले से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और मैं नहीं चाहता था कि आप और ज़्यादा परेशान हो, वो भी मेरे वजह से। मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। दोनों जन काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से गले लगते हैं। घर पर जीक ईडन को स्टोरी बुक पढ़कर सुनाता है। ऑलिव बाहर का जायजा लेती है। बाहर एक पुलिस की वैन होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट के लिए वहाँ पर मौजूद होती है।
जीक थोड़ी देर में ईडन के रूम में से बाहर आ जाता है और कुछ ही पल में उसे तेज़ फीलिंग आने लगती है, मानो कि उनके घर पर खतरा मंडराता हो। वो तुरंत ओलिव को बाहर से आवाज़ लगाता है। इतने में मिशेल का उसे कॉल आ जाता है और वो उसे कहती है खतरा अभी तक टला नहीं है, तो तुम लोग ज़रा चौकन्ने रहना। लेकिन जीक उसे कहता है वो यहाँ पर आ चुका है। वो तुरंत ओलिव के पास जाता है और उसे कहता है कि दरवाजे अच्छी तरह से चेक कर लो और उसे बंद कर लो, और बाहर पुलिस है कि नहीं वो भी देख लेना। ओलिव बाहर देखती है तो पुलिस की गाड़ी उसे मौजूद दिखाई देती है। जैसे ही वो डोर क्लोज करने जाती है, इतने में बाहर से उसे कोई आवाज़ देता है और वो कहता है आप घबराए नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ और आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। वो आगे कहता है यहाँ पर सब ठीक है। ओलिव कहती है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऑफिसर उसे कहता है कि आप मेरे पीछे रहिए, मैं देखता हूँ। इतने में जीक ऊपर से आता है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है, ये पुलिस वाला नहीं बल्कि ये एंजेलिना का डैड है। जीक उसे कहता है मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, तुम इस वक्त गुस्से में हो। मैं जानता हूँ एंजेलिना की आप हेल्प करना चाहते हैं। मौका देखकर जीक उस पर झपट्टा मारता है और ओलिव से कहता है कि तुम ईडन के पास जाओ। इस बीच जीक को पैर पर गोली लग जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है और वो ईडन को मारने के लिए ऊपर चला जाता है। लेकिन ऊपर ओलिव पहले से मौजूद होती है और वो मौका देखकर उस पर अटैक करती है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। नीचे गिरने की वजह से वो मारा जाता है। फिर थोड़ी देर में हंसली पुलिस आकर वहाँ का चार्ज लेती है। मिशेल भी वहाँ पर आ जाती है। जीक उसे बताता है कि नोएल की हेल्प उसका पति कर रहा था। दूसरी तरफ जेरिड नोएल को पुलिस स्टेशन में लेकर आता है। वहाँ पर कैप्टन उसे कहता है आपको ये जानकर खुशी होगी, आपके दोस्त को छोड़ दिया गया है जैसे कि आप चाहते थे। जेरिड कहता है पुराने ज़माने में पुलिस कुछ इसी तरह से काम करती थी। उसका काम गुनहगारों को पकड़ना नहीं बल्कि जनता के बीच में विश्वास जीतना भी है, और मैं उन्हीं पुराने ज़माने वाला पुलिस ऑफिसर हूँ जिसे आम लोगों की भी परवाह है। 8 to 8 के लोग कोई बुरे नहीं है, वो बस किसी जगह से यात्रा कर कर लौटे हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन वो भी हमारी तरह ही इंसान है, बस उन्हें थोड़ा समझने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ बैन घर आ जाता है और ईडन के रूम में जाकर उसे देखता है। उसके बाद वो स्कैल के पास जाकर सो जाता है। ओलिव अभी भी टीजे को कॉल लगाने की कोशिश करती है लेकिन टीजे कॉल नहीं उठाता। इतने में उसे एक मैसेज आता है घर के बाहर आ जाओ। ओलिव घर के बाहर आ जाती है और फाइनली टीजे उसके सामने दिखाई देता है। दोनों जन खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ईगन उस जगह पे पहुंच जाता है जो उसको याद आई थी। वहां पर जाकर वो एक आदमी से मिलता है और वो आदमी से कहता है कि मैं यहाँ पर काम करना चाहता हूँ, और आदमी भी हाँ बोल देता है। उसके बाद ईगन अपने आप से कहता है तैयार रहना नीलमणि, मैं तुम्हें लेने यहाँ पर आया हूँ। फिर हमें यह भी पता चलता है मैक्सोमिक टेम्पल ऑफ द ओमेगा ऑर्डर ये वो जगह होती है जिसे सानवी, ओलिव और बाकी के सभी लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 4 का एपिसोड 8 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपने सीजन 1, 2 या 3 नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।